जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की पूरी जिंदगी बस इस बात पर तय हो जाए कि वो कहाँ पैदा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां मुट्ठी भर लोगों के पास तो सब कुछ है और करोड़ों लोगों के पास कुछ भी नहीं। आज हम उसी क्रांति की कहानी में उतरने वाले हैं, जिसने ना सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक कहानी जिसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार दिए। तो चलिए सीधे चलते हैं 14 जुलाई 1789 को। पेरिस की सड़कों पर हवा में डर और गुस्सा घुला हुआ था। आज हम एक ऐसी घटना देखने वाले हैं जो इस क्रांति की पहली सबसे अहम चिंगारी बनी। यह है बैस्टिल। देखने में एक किला, एक जेल, लेकिन असल में ये राजा की बेगाम क्रूर ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था। और इसी दिन पेरिस की उबलती हुई भीड़ ने ठान लिया था कि उनका निशाना यही होगा। अब देखिए, पूरे शहर में एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि राजा अपनी सेना को आम लोगों पर गोली चलाने का हुक्म देने वाला है। जाहिर है, डर का माहौल था। तो इसके जवाब में करीब 7,000 आम नागरिकों ने मिलकर अपनी एक मिलिशिया, मतलब अपनी सेना बना ली। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, उनके पास हथियार नहीं थे। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। बेस्टिल गिर गया, उसका कमांडर मारा गया और लोग तो उसके पत्थर तक यादगार के तौर पर उखाड़ कर ले गए। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों से सुलग रही एक आग थी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर के फ्रांस के समाज को समझना होगा। एक ऐसी व्यवस्था जिसे ओल्ड रिजीम कहते थे, और ये समाज बुरी तरह से बटा हुआ था। पूरा का पूरा फ्रांसीसी समाज, आप समझिए, 3 हिस्सों में या एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले एस्टेट में थे पादरी, यानी चर्च के लोग। दूसरे में थे कुलीन लोग, नोबिलिटी। और फिर था तीसरा एस्टेट, जिसमें बाकी सब आ जाते थे, मतलब किसान, व्यापारी, वकील। देश की लगभग 97% आबादी इसी में थी। अब जरा इस असंतुलन को देखिए। 3% लोगों के पास सारे अधिकार थे और बाकी के 97% लोग बस बोझ ढो रहे थे। और इस 97% में भी ज्यादातर किसान ही थे। मतलब जो लोग पूरे देश का पेट भर रहे थे, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा था। और अन्याय की जड़ यहीं थी। जो पहले 2 एस्टेट थे, पादरी और कुलीन वर्ग, उन्हें जन्म से ही सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे। सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सोचिए, सारा का सारा टैक्स, देश का पूरा बोझ वो तीसरा एस्टेट उठाता था, और बदले में अधिकार शून्य। उस दौर की भावना को समझने के लिए ये कार्टून एकदम सटीक है। देखिए, इसमें कुलीन वर्ग को एक मकड़ी की तरह दिखाया गया है और किसान को एक बेबस मक्खी की तरह जो उसके जाल में फंसी हुई है। ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। कार्टून पे लिखा है, कुलीन मकड़ी है, किसान मक्खी। शैतान को जितना मिलता है वो उतना ही और चाहता है। ये लाइनें सिर्फ एक कैप्शन नहीं थी, ये उस वक्त करोड़ों लोगों के दिल की आवाज थी। तो एक तरफ तो ये सामाजिक अन्याय था और दूसरी तरफ देश की आर्थिक हालत भी खस्ता थी। राजा की शानो शौकत, लंबे लंबे युद्ध, इन सब ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था। ऊपर से फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में मदद की, जिससे उस पर 2 अरब लिवरे के कर्ज के अलावा 10 अरब लिवरे का और कर्ज चढ़ गया। मतलब देश दिवालिया होने की कगार पर था। और जब सरकार कंगाल होती है तो इसका असर किस पर पड़ता है? आम आदमी पर। उनके लिए ये एक जीविका संकट बन गया था। सोचिए, एक तो फसल खराब हो गई, ऊपर से पाव रोटी जो उनका मुख्य भोजन था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। नतीजा, जगह जगह दंगे, भूखमरी और मौतें। लेकिन देखिए, भूख और कर्ज के इस माहौल में सिर्फ गुस्सा ही नहीं पनप रहा था। एक और चीज थी जो हवा में फैल रही थी, और वो थे नए शक्तिशाली विचार। असल में उसी तीसरे एस्टेट के अंदर एक नया मिडिल क्लास उभर रहा था। ये व्यापारी थे, वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनके पास पैसा आ रहा था, शिक्षा थी, लेकिन समाज में कोई इज्जत या राजनीतिक ताकत नहीं थी। और अब ये लोग इस अन्याय को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। ये वो दौर था जिसे एनलाइटनमेंट या प्रबोधन कहा जाता है, मतलब ज्ञान का दौर। बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए
क्या राजा को भगवान ने भेजा है? जन्म से ही कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार क्यों मिलने चाहिए? उन्होंने तर्क, व्यक्ति की स्वतंत्रता और बराबरी जैसे विचारों की वकालत शुरू कर दी। जैसे जॉन लॉक ने कहा कि राजा को कोई दैवीय अधिकार नहीं है, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया, मतलब सरकार लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते जैसी होनी चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू ने सरकार की शक्तियों को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल इन 3 हिस्सों में बांटने की बात की। ये विचार किताबों, कॉफी हाउस और सलून के जरिए तेजी से फैले और इन्होंने ही क्रांति के लिए वैचारिक जमीन तैयार की। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है। एक तरफ समाज में गहरा अन्याय है, दूसरी तरफ सरकार का खजाना खाली है और तीसरी तरफ क्रांति के नए नए विचार लोगों के जहन में घर कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। अब बस एक चिंगारी की देर थी। और 1789 में तो जैसे घटनाओं की झड़ी ही लग गई। 5 मई को राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई। 20 जून को तीसरे एस्टेट ने बगावत कर दी और खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। फिर आया 14 जुलाई जब बास्टिल पर धावा बोल दिया गया और 4 अगस्त को तो नेशनल असेंबली ने एक झटके में पूरी सामंती व्यवस्था ही खत्म कर दी। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। जब तीसरे एस्टेट ने टेनिस कोर्ट में ये शपथ ली कि वो देश के लिए एक नया संविधान बनाकर ही रहेंगे, तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। ये राजा की सत्ता को सीधी चुनौती थी। ये ऐलान था कि असली ताकत राजा में नहीं, बल्कि देश के लोगों में है। और इस पुरानी व्यवस्था के मलबे पर एक नए फ्रांस का जन्म हो रहा था। और इसी जन्म के साथ सामने आया आधुनिक इतिहास का एक बेहद जरूरी दस्तावेज। ये था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। इस घोषणा पत्र ने साफ साफ कहा कि आज़ादी, संपत्ति और सुरक्षा जैसे कुछ अधिकार नैसर्गिक हैं। मतलब ये अधिकार हर इंसान को जन्म से मिलते हैं और इन्हें किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता। इसका पहला आर्टिकल कहता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और अधिकारों में स्वतंत्र और समान रहते हैं। सोचिए इन शब्दों की ताकत। ये एक लाइन सदियों से चली आ रही उस व्यवस्था पर सीधा प्रहार थी जहां सब कुछ जन्म पर तय होता था। अब सवाल ये था कि इन बड़े बड़े विचारों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, जिनमें से ज्यादातर तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो इसके लिए इस्तेमाल हुए सिंबल्स यानी प्रतीक। जैसे ये टूटी हुई जंजीर, ये गुलामी से आज़ादी का प्रतीक थी। ये लाल टोपी उन दासों द्वारा पहनी जाती थी जो आज़ाद हो जाते थे। और त्रिभुज के अंदर ये रोशनी बिखेरती आंख, ये ज्ञान का प्रतीक थी जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटा देगी। तो इस क्रांति ने ये तो साफ कर दिया कि सरकार का काम है लोगों के अधिकारों और कानून के राज की रक्षा करना। इसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रख दी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी पीछे छूट गया। क्या एक ऐसा आंदोलन जो समाज के इतने गहरे बंटवारे से पैदा हुआ हो, क्या वो सच में एक ऐसा राष्ट्र बना सकता है जहां सब बराबर हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया भर के देश ढूंढ रहे हैं।